हॉर्टिकल्चर यस में कुछ चीज़ों की, कुछ टेक्निक्स की अभी ऐड करने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं क्या? मान लीजिए कि हमने इनसे ज़मीन लिया रेंट पर, हमारे पास तो कोई कागज है नहीं, हम तो नहीं बेच पाएंगे। ठीक है। अब आप ये बताएं, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का एग्रीकल्चर में क्या रोल? आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, बैठिए, बैठ जाइए। थैंक यू सर। सुमन कुमार सुरेंद्र क्या है? यस सर, स्टूडेंट। सुमन कुमार सुरेंद्र, तो आप हैं समस्तीपुर से यस सर। और आप पास आउट हैं तबौर से, आपने किया ना यूनिवर्सिटी से। MBSc क्या हुआ? हाँ, मंडन भारती एग्रीकल्चर कॉलेज अगवानपुर सहरसा, विच इज अंडर द बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बिहार। मंडल भारती हुआ ना पूरा। मंडन भारती। और ये PG आपने किया MPKV क्या? महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राउरी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से किया, वेरी गुड। अभी आप ये 22 में आपने किया है। करंटली आई एम परसुइंग माय PhD इन इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI, न्यू दिल्ली। अच्छा, PhD ज्वाइन कर लिए हैं? PhD, yes sir, I am in the second year PhD. अच्छा, In which subject? Soil science and agriculture chemistry से। तो जब आपकी उड़ान इतनी आगे है तो क्यों ये आप अपने करियर को ये प्रखंड कृषि पदाधिकारी में आप इन्वॉल्व कर रहे हैं? एग्रीकल्चर अफसर सर, पर्सनली PhD करने वाले सामान्य रूप से हर विधा में, हर क्षेत्र में, हर सब्जेक्ट में, टीचिंग लाइन में भी, टीचिंग लाइन में लोग जाते हैं सामान्य रूप से, तो ऐसा डेविएशन क्यों हुआ? सर मैं बेसिकली सर एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। और सर मेरी पहले से ऐसी आकांक्षा रही है कि मैं बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में आके मैं किसानों को सेवा कर सकूं, क्योंकि मैंने किसान फैमिली से होने के कारण मैं किसानों के हर एक चीज़ को समझता हूं। मुझे पता है कि उनको क्या परेशानियां और किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है उनको। और इस क्रम में मैं पढ़ता गया। ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने कोशिश की, क्योंकि उस समय वैकेंसी नहीं आई थी, लेकिन जब ये आई तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को अपने विवेचन के साथ जोड़ के मैं इसको ग्रस्त करना चाहता हूँ। इसीलिए सर। चलिए, बहुत अच्छा है। मान लिया जाए कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, मिल ही जाएगी, हम लोगों की शुभकामना है, तो नौकरी करते करते फिर PhD भी आप कर सकते ही हैं। प्रावधान है, कोई लीव लेना हो आपको तो ले सकते हैं, के लिए सरकार में प्रावधान है। तो बीच में यदि आपका PhD हो गया, कहीं आप टीचिंग लाइन में ज्वाइन किए किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वहाँ आपका हो गया, तो इस नौकरी को आप छोड़ देंगे? नहीं सर, बेसिकली मैं इसी नौकरी में रहना चाहूँगा, इसीलिए मैंने इसके लिए तन मन धन से तैयारी की है। और चूँकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है सर, और मेरा ये शुरू से माना रहा है कि आप समाज में रह करके हायर स्टडीज करने के बाद जो आपके पास जो रिसर्च का, समाज का, और फिर उसका उपयोग हम कर सकते हैं किसानों की भलाई के चलिए, लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। वी अप्रिशिएट योर थिंकिंग। किस विषय में रिसर्च कर रहे हैं PhD? सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर। सॉइल साइंस में। कोई क्रॉप भी लिए हैं? नो सर। तो ये बताइए सुमन जी कि हॉर्टिकल्चर यस में कुछ चीज़ों की, कुछ टेक्निक्स की अभी ऐड करने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं क्या? यस सर। क्या? सर हॉर्टिकल्चर सर, चूँकि आप जानते हैं सर, हॉर्टिकल्चर से हम जो हम एक पेरेनियल क्रॉप ज़्यादातर हम हॉर्टिकल्चर में लेते हैं और कुछ वेजिटेबल्स लेते हैं। अगर हम पेरेनियल क्रॉप की बात करें, जैसे फ्रूट्स की बात करें, तो फ्रूट्स में ज़्यादातर जो हम किसान उगाते हैं उसको बेचने की एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम आस पड़ोस में मार्केट क्रिएट कर सकें और वैल्यू चेन का हम एक मार्केट क्रिएट कर सकें, सप्लाई चेन क्रिएट कर सकें, और साथ ही साथ अगर हम जो वैल्यू प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर हम अपने यहाँ शुरू करें, जो कि कम है हमारे बिहार में, उसको अगर हम शुरू करते हैं तो हम हॉर्टिकल्चर में जो जितनी हमारी तरक्की हुई है उससे ज़्यादा हो सकती है और किसानों को ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसके अलावा हम जो पेरिशेबल आइटम है उसके लिए जो कोल्ड फ्रीजिंग सिस्टम है, जो सप्लाई चेन बहुत सारे राज्य में अभी शुरू है लेकिन बिहार में नहीं शुरू है, हम उसको भी शुरू कर सकते हैं। इससे किसानों की आय तो बढ़ेगी, साथ ही हमारे जो राज्य है उसका जो GDP में एग्रीकल्चर का योगदान है वो भी बढ़ सकता है एग्रीकल्चर से। साथ ही साथ किसानों को हम क्योंकि हमारे यहाँ जो पेरेनियल क्रॉप है, चूँकि मार्जिनल फार्मर ज़्यादा हैं, तो समेकित कृषि प्रणाली से, समेकित कृषि प्रणाली में हम हॉर्टिकल्चर को इंक्लूड कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप को।
तो जिस समय किसान को फसल से नहीं आई होगी उस समय उनको इन हॉर्टिकल्चर के जो क्रॉप्स है उससे आई हो जाएगी। जैसे हम मेर पे या एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। दूसरी एक चीज मैं और ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार की ऐसी योजना है, जो कि मैं ICAR में रहता हूँ, ऐसी योजना है कि भविष्य में एग्रो फॉरेस्ट्री को लेकर के सरकार बहुत सजग है। तो अगर इस फॉरेस्ट्री के चीजों को हम अपने खेत के मेर पे भी लगावें तो भविष्य में हो सकता है ग्रीन कार्बन क्रेडिट के लेकर के सरकार इसको सब्सिडाइज करेगी और किसानों को कुछ न कुछ मदद करेगी। मेन है फोकस आपका कि इसमें मार्केटिंग का स्कोप कम है। यस इसको मार्केटिंग का पोटेंशियल में वृद्धि करने की आवश्यकता है। यस वेरी गुड। ये बताइए कि बिहार में शुद्ध फसल का क्षेत्रफल कितने हेक्टेयर में है, अनुमानित कुछ? सर 50 सर 54 54। हाँ नहीं ठीक है, सही है। और उससे एक डाटा होता है ऊपर में कि कुल फसल क्षेत्रफल कितना है? 74 पॉइंट समथिंग है सर, 74। लाख हेक्टेयर। 76 कुछ है, 76.44 ऐसे कुछ। एनीवे ये बहुत बढ़िया है। और PM फसल योजना से कुछ लाभ हो रहा है कृषकों को धरातल पर, कि ऐसे ही हवा में है? नहीं सर, PM फसल योजना से किसानों को लाभ हो रहा है और हर एक किसान को इससे कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। PM फसल योजना के द्वारा जो सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है उससे किसान अपने कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ न कुछ उससे मिलने वाले पैसे से कृषि इनपुट खरीद रहे हैं और साथ ही साथ अदर जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहे हैं, जिससे डिस्ट्रेस सेल की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं रुक रही है। समाज में एक वर्ग ऐसा है जो बहुत संघर्ष करता है, बहुत दुख सहता है, प्राकृतिक विपदाओं का सामना करता है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता है। तो कौन सा वर्ग है? सर किसान वर्ग है सर। से हम लोग अन्नदाता, यस सर। अन्नदाता कहते हैं। इसकी कुछ बेसिक समस्या, इतने भी स्कीम आ गए, इतने इसके इंसेंटिव मिलते हैं, अनुदान मिलते हैं, सम्मान निधि योजना, क्या क्या सब हो गया, इसके बावजूद भी कुछ इनकी बुनियादी समस्याएं आज हैं क्या? यस सर, बहुत पॉइंट खाली बताइएगा। सर किसानों की सबसे सर बुनियादी समस्या है कि उनके जो फसल हैं सर, क्योंकि सर फसल के दाम जो हैं तो समयानुसार परिवर्तित होते रहता है। अगर ज़्यादा उपज हो गए तो उसके दाम मार्केट में घट जाते हैं, अगर कम उपज हुआ तो उस समय मिल जाता है, तो अगर कम उपज हुआ ज़्यादा दाम भी मिला तो उस उत्तरोत्तर में नहीं तो आप मिलता। कहना चाह रहे हैं कि MSP असंतुलित है? MSP सर संतुलित तो है सर किसान के अनुसार, लेकिन MSP हमेशा सर मार्केट में नहीं मिलता है। ओनली सर किसानों को तभी मिलता है जब सरकार अपना प्रोक्योरमेंट करती है, सरकार उस प्रोक्योरमेंट में MSP पे दाम लेती है। MSP और बिचौलियों में कुछ तालमेल आज भी है क्या? सर MSP से हमेशा नीचे दाम पे ही सर बिचौलिए लेते हैं, और यही तो सर एक विडंबना है ये हमारे यहाँ का। और यही एक अगर मैं ये अधिकारी बनता हूँ तो किसानों को यही जागरूक करूंगा कि वो बिचौलियों से नहीं, डायरेक्ट आकर मंडी में बेचें। थैंक यू। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से आप एग्री नहीं है? सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस से सर मैं एग्री हूँ एक हद तक, और चूंकि मेरे जो आइडियल पर्सन है डॉक्टर MS स्वामीनाथन सर हैं, तो उन्होंने 3 फार्मूला उसके दिया था, C1 C2 और C3। अभी जो हमारा ये मिलता है वो C1 पे मिलता है, और अभी सरकार ने उसको C1 1/2 कर दिया, जो कि C2 तक जाता है, बहुत नज़दीक तक C2 तक जाता है। मैं चाहता हूँ कि ये C3 पे मिले और किसानों को इसका जरूर फायदा हो। अगर ये C3 पे मिलेगा तो किसानों के उसके जो लेबर्स हैं, जो उनका लैंड रेंट है, सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा और इससे किसानों को जरूर फायदा होगा। C3 के बारे में बताइए डिटेल्स में क्या है? सर C3 में एक्चुअली सर ज़्यादातर हम जो अभी इनपुट कॉस्ट को और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन और उस पर 50% का प्रॉफिट लेके चलते हैं, जिससे किसानों के द्वारा जो किया गया काम है, उनके परिवार के द्वारा की गई मेहनत है, वो उसमें इंक्लूड नहीं होती है सर। और लैंड रेंट भी बहुत हद तक इंक्लूड नहीं होता है। अगर हम इसको इंक्लूड कर देंगे तो नो डाउट किसानों को फायदा होगा। तो किसान मतलब बेच नहीं पाते हैं अपनी प्रोडक्ट को उचित दामों में, यही ना कहना चाह रहे हैं? यस बिचौलिए बीच में आ जाते हैं। यस। और किसान और सरकारी जो संस्थाएं हैं वो शांत बैठी रहती हैं, वो एक्टिव नहीं रहते हैं जिससे वो खरीद सके। सरकारी संस्थाएं सर बस जब उनका MSP पे खरीदारी होता है, जो प्रोक्योरमेंट FCI के थ्रू होता है, वहाँ पे सरकारी संस्थाओं का इंटरवेंशन है, लेकिन उसमें भी वो मांगते हैं आपको कागज कि अपना जमीन का कागज दिखाइए। यस तब आपको हम सामान खरीदेंगे। यस। जिसने रेंट पर लिया, मान लीजिए कि हमने इनसे जमीन लिया रेंट पर, हमारे पास तो कोई कागज है नहीं, हम तो नहीं बेच पाएंगे।
ये तो कागज देंगे नहीं हमको। हमने 10 बीघा जमीन लिया रेंट पर कि हमने धान लगाएंगे, गेहूँ लगाएंगे, जो भी लगाएंगे। हम बेचने जाएंगे तो बोले ये कागज दिखाओ, आपका जमीन है तभी ना आपको मिलेगा, आपको हम खरीदेंगे जो। मैं आपके बात से सहमत हूं। बस एक चीज मैं इसमें और बोलना चाहता हूँ कि अभी जो 4th कृषि रोड मैप आया है सर, उसमें किसान को परिभाषित किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, और उसमें ये परिभाषा दी गई है कि हम वैसे लोगों को भी किसान मानेंगे जो कहीं किन्हीं का रेंट लेकर के खेती करते हैं। तो एग्रीमेंट रहेगा तब ना। हाँ सर, एग्रीमेंट की थोड़ी सी सर यहाँ कमी है सर हमारे यहाँ, क्योंकि एफसीआई की आप बात करते हैं कि एफसीआई प्रिक्योरमेंट करता है, तो एफसीआई कहाँ जहाँ बेचने जाएंगे ना तो आपसे वो कागज मांगता है। यस मांगता है कि नहीं मांगता? यस सर, मांगता प्रैक्टिकल हम बता रहे हैं है। आपको। एनएफटी होता है उसमें सर, डायरेक्ट। और जहाँ आप कह रहे हैं कि आप दिखाइए कि इनसे हम रेंट पर लिए हैं, तो रेंट पे ये कागज देंगे हमको? नहीं देंगे, क्योंकि कहें कि हमारी जमीन में हड़प लेगा। प्रैक्टिकल बात हम बता रहे हैं। यहाँ पे सर जागरूकता की सर थोड़ी जरूरत है। हाँ। हम कृषि अधिकारियों और कृषि से जुड़े हुए जो भी एक्सटेंशन के वर्कर्स हैं उनको, रेंट देने वाले लोग को भी और रेंट जो ले रहे हैं, दोनों किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि उनको भी ये पता चला कि इसको और सिंप्लीफाई करना होगा कि जो भी जाए उसको आप खरीदिए। Yes. आप कागज मांगते हो, ये बेकार का कागज मांगते हो। आपने ये प्रोड्यूस लाया है, आपका जो रेट है उसमें खरीदिए। कागज दिखाओ, ये दिखाओ, उसमें कहाँ से आ जाता? कोई भी प्रोड्यूस किया तो किसाने ने प्रोड्यूस किया होगा, वो तो कोई दूसरा कोई नहीं लाया होगा। नहीं आओ, अब हम लोग चलते हैं कि जो किसानों के हित में कौन कौन सा सरकारी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उससे क्या क्या किसानों को फायदा हो रहा है, कुछ उस पर चर्चा करेंगे। यस सर, जैसे कि सर बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे जैविक कॉरिडोर नाम की एक योजना चलाई जा रही चलिए, है। अच्छा। ये सर बिहार के 13 डिस्ट्रिक्ट में जो गंगा के सर किनारी भाग है, दनियापुर से लेकर के पटना के, कहाँ से? दनियापुर भागलपुर से, भागलपुर का एक जगह है, उल्टा चल रहा है, इधर से ना आएगा। हाँ चलिए। हाँ, और पटना तक या पटना से सर भागलपुर तक के लिए सर जो बक्सर बक्सर तो ज़्यादा सर मैं इसमें कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। हाँ, वो जो योजना है 13 डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे जैविक कॉरिडोर लगाया गया है, और जहाँ पे अलग अलग फसल जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है। हम जानते हैं सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो फसल पैदा होते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, उसकी गुणवत्ता अच्छी होने के कारण और उन सर्टिफिकेशन के कारण वो उसकी दाम अच्छी मिल जाती है किसानों को। और साथ ही साथ सब कोई इसका मार्केटिंग का व्यवस्था किया गया है? सरकार इसके लिए किसानों को डायरेक्ट फार्मर से जोड़ रही है, और अलग अलग जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी सर किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और जागरूक भी किया जा रहा है कि कहाँ वो बेचेंगे, उसके लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आप कैसे अच्छा, कितने किसानों को इन्वॉल्व किया गया इसमें? किसान की संख्या तो नहीं मालूम मुझको, लेकिन 40,000 किसानों 20,000 हेक्टेयर जमीन में 40,000 किसानों को इन्वॉल्व किया गया है। अच्छा, ये कृषि कर्मण्य पुरस्कार क्या है? सर अगर कोई राज्य अगर अपने किसी कृषि उत्पाद में उत्तरोत्तर वृद्धि करता है, जो देश में सर्वश्रेष्ठ होता है, तो उस राज्य को भारत सरकार के द्वारा कृषि कर्मण्य अवार्ड दिया जाता है। और बिहार सरकार को ये सौभाग्यशाली है हम सभी के, हमारे प्रदेश को 5 बार ये पुरस्कार मिल चुका है। मध्य प्रदेश को कितना मिला है? मध्य प्रदेश के बारे में तो 7 बार मिला है। ये छत्तीसगढ़ को भी 5 बार मिला है। इस पुरस्कार के अंदर जो बिहार सरकार को कितने पैसे मिले? नहीं, 2 करोड़ का अनुदान या पुरस्कार के लिए मिलता है, और एक मेडल मिलता है। उसके अलावा 2 किसानों को 2-2 लाख रुपया मिलता है, जो कि हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, जो सबसे अधिक उपज दिए हैं उनको मिलता है। ये इसकी व्यवस्था है। और भी बताइए कौन सा आपका सरकारी संस्था, सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है सॉइल हेल्थ कार्ड, यस, उसके बारे में कुछ बताएं। सर सरकार के द्वारा सर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ये कार्यक्रम है सर। इसमें किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड बना के दिया जाता है, और चूंकि सॉइल हेल्थ कार्ड इसीलिए महत्वपूर्ण है कि जब हमारी मृदा के बारे में हमें जानकारी होगी, तभी उस मृदा में लगाने वाले किसी भी फसल में हमको कितना फर्टिलाइजर देना है, कितनी मात्रा देनी है और कब कब देनी है, इसकी जानकारी हो पाएगी। और इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड में 12 पैरामीटर जो सॉइल पैरामीटर हैं उसकी जांच की जाती है, और उसके अनुसार साथ ही साथ किसानों के पहले की फसल और बाद के फसल की भी जानकारी ली जाती है कि आप कौन सा फसल लिया है आपने और कौन आपको लगाना है, और उसके आधार पर फर्टिलाइजर का रिकमेंडेशन किया जाता है। साथ ही साथ उसमें 2 और विशेष पैरामीटर दिया गया। अगर आपके मिट्टी में किसी तरह की सुधार की जरूरत है, चाहे वो सॉइल क्षारीय सॉइल हो या सैलाइन सॉइल हो या एसिडिक सॉइल हो,
तो भी उसमें रिकमेंडेशन दिया जाता है कि आपको अलग अलग सुधार। क्षारीय सॉइल कब कहते हैं? सर अगर किसी सॉइल का अगर पीएच 7 से ज़्यादा है या इसका ईसी भी जो है वो 4 से देसी सामान पर मीटर इन्वर्ट से ज़्यादा हो, तो इसे सॉइल को हम सैलाइन या क्षारीय सॉइल। एसिडिक सॉइल? एसिडिक सॉइल हम ऐसे सॉइल के बोलते हैं सर जिसका पीएच जो है 7 से कम हो। जनरली 6.5 को हम न्यूट्रल मानते हैं। 6.5 से अगर नीचा है, न्यूट्रल कितना कितना रेंज मानते हैं? 6.5 से लेकर सर 7.5 को हम एग्रीकल्चरली न्यूट्रल मानते हैं। तो न्यूट्रल जो पीएच होता है उसमें न्यूट्रिशनल जो वैल्यू होता है, न्यूट्रिशन जो होता है प्लांट को कितना मिलता है? सर जो न्यूट्रल पीएच है उस पे जितने भी 17 हमारे जो पोषक तत्व है वो सारे हम मानते हैं कि वो जितनी क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए वो अवेलेबल होता है। सबसे अधिक जो आपको न्यूट्रिशन मिलता है वो न्यूट्रल पीएच में मिलता है ना? यस। और यदि आप सॉइल टेस्टिंग कराए, आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर बोरन की कमी मिल गई, तो कौन सा लक्षण दिखाई देगा पैडी क्रॉप में? सर अगर किसी पैडी क्रॉप में अगर बोरोन की कमी है तो बोरोन चूंकि सर इमोबाइल न्यूट्रिएंट है, तो बोरोन की जो कमी है पहले हमको जो नए पौधों में जो नए लीव्स आए, न्यू लीव्स, उसमें हमको दिखाई देगा। और जनरली जो होते हैं ये बोरोन की कमी से रेडिश कलर यहाँ के स्प्रोचिंग पे आती है। यदि जिंक का कमी हो जाए तो? और जिंक की कमी होती है और थोड़ा सा मिलता जुलता है, जो कि लेकिन जिंक की कमी में सर ये मध्य की जो पत्तियां हैं, मिडिल लीफ जो 3-4 लीफ है उसमें दिखती है जिंक की कमी। उससे कौन सा रोग हम लोग खैरा डिजीज बोलते हैं सर हम। कैसे उसको सुधार करेंगे? सर उसको सुधारने के लिए हम जिंक सल्फेट डालते हैं और साथ ही साथ जिंक सल्फेट के साथ साथ हम कैल्शियम कार्बोनेट भी डालते हैं, क्योंकि जब हम सल्फेट डालेंगे तो H2SO4 बनेगा। उस H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइम है उसको भी डालते हैं। अब बोरन के लिए क्या करेंगे? बोरोन के लिए सर हम बोरेक्स जो है वो, अगर हम शुरू में हमको मालूम है हमारे यहाँ बोरोन की कमी है तो हम पहले बोरेक्स डाल सकते हैं या सोलुबर डाल सकते हैं। अगर हमको बाद में पता चला तो हम फोलियर स्प्रे को रिकमेंड करते हैं 1 to 2%। अच्छा, आप गेहूं का खेती की तैयारी कर रहे हैं, आप सॉइल साइंटिस्ट हैं, सॉइल के आदमी हैं, तो किस तरह का जो टिल्थ होना चाहिए सॉइल का? सर गेहूं के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि गेहूं के लिए हमारा जो है जो टिल्थ होना चाहिए फाइन सीड बेड होना, मतलब बेड होना चाहिए हमारा, फाइन होना चाहिए सॉइल का सीड बेड। टिल्थ को डिफाइन कर सकते हैं क्या मतलब? टिल्थ सर आफ्टर द फिजिकल मैनिपुलेशन द कंडीशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिल्थ। टिल्थ इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द टिलेज है। ठीक, अच्छा ठीक है। अब आप ये बताएं जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का, एग्रीकल्चर में क्या रोल है? सर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर का वाइटल सब्जेक्ट है कि सर किसानों को ये जानकारी होनी चाहिए कि वो अपने फार्म का बजटिंग कैसे करें, वो कैसे इनपुट कितना लाएंगे, कितना उनके पास बजट है और किस तरह से उन इनपुट्स का समेकित प्रयोग करके वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा उपज ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स बहुत जरूरी है और इसकी जानकारी किसानों को होनी चाहिए। साथ ही साथ किस तरह से वो अपने जो उनके पास जो पैसे हैं, जो फाइनेंस है, उसको अलग अलग, हमको सिर्फ सोइंग के टाइम में सारा बजट नहीं यूज करना है, बाद के समयों में भी हमको फर्टिलाइजर के लिए, सिंचाई के लिए और अलग अलग चीज़ों के लिए हमको बजट की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ हम किस तरह से जो हमारे खाद्य फसल हैं उसको स्टोर करके रखें, उसके लिए भी हमको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत होगी, तो उसके लिए भी हमको बजट का प्रावधान करके रखना होगा। तो फार्म बजटिंग, फार्म प्लानिंग के लिए हमको इकोनॉमिक्स की बहुत आवश्यकता होती है। अच्छा, ये बताइए जो मार्केटेबल सरप्लस और मार्केटेड सरप्लस, यस सर, उस डिफरेंस क्या है? मार्केटेड सरप्लस का मतलब होता है सर कि कितना किसान बाजार में ले आया बेचने के लिए और उसने कितना उपजाया, मार्केटेबल जो विलिंग टू सेल, जो उसकी विलिंग है, लेकिन जब वो बेचने आता है तो अपने अनुसार कुछ जो उसकी सामान्य जरूरत होती है खाने के लिए, बीज के लिए, वो रख लेता है, उसके बाद कुछ मात्रा को ही वो आता है। लेकिन ये कंडीशन कभी कभी डिस्ट्रेस सेल में मार्केटेबल सरप्लस, जो मार्केटेड सरप्लस है वो मार्केटेबल सरप्लस से ज्यादा हो जाता है। लेकिन सामान्य कंडीशन में किसान जितना उपजाता है जो मार्केटेबल सरप्लस है उससे कम ही मार्केटेड सरप्लस करता है। अच्छा, ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स का नाम सुने हैं? यस सर। क्या क्या है उसमें आता है? सर ऑर्गेनिक अमेंडमेंट में सर हम जैसे कि जो FYM है, वर्मी कंपोस्ट है, या ग्रीन जो हमारा ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स हैं, ये सब ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स के अंदर आते हैं। और केक उक का भी नाम सुना है, कुछ केक्स? केक, यस सर, ऑयल केक्स वगैरह भी हम यूज करते हैं, नीम ऑयल केक्स, मस्टर्ड ऑयल केक्स, ग्राउंड ऑयल केक्स वगैरह हम यूज। अच्छा, तो वो कैसे एक्ट करता है? अगर सॉइल में डालते हैं तो एक्ट कैसे करता है अगर वो? हम मेरा माने इंसेक्ट पेस्ट और माइक्रोब्स के परिप्रेक्ष्य में मैं पूछ रहा हूँ
जब सॉइल में डालते हैं तो क्या होता है ये सब डालने से, और पौधे पर क्या असर पड़ता सर है? जैसे हम ऑयल केक की आप सर बात करें, तो अगर हम ऑयल केक की बात करें तो ऑयल केक जब भी हम ऐड करते हैं, क्योंकि ऑयल केक कंसंट्रेशन फार्मयार्ड मैन्योर है, इसमें सांद्रता ज़्यादा होती है न्यूट्रिएंट की, तो इसको हम जैसे जब हम अंतिम जुताई करते हैं उस समय हम इसको मिट्टी में डालते हैं। अगर उसकी मात्रा कम है तो हम या तो उसको हम ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। अगर लेटर ऑन फेज में अगर हमको डालना है किसी वेजिटेबल्स वगैरह में तो उसको हम बेन प्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर हम हरी खाद की बात करेंगे तो उसको हम क्या करते हैं कि 15 से 20 दिन पहले मिट्टी में हम उसको जुताई कर देते हैं। और अगर ये जो जो भी ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स हैं, हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक अमेंडमेंट जो है वो कार्बन का रिसर्च है, इसमें हाई अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, और हाई ऑर्गेनिक और कार्बनिक पदार्थ ही जो है वो जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसके लिए भोजन का काम करता है। जितना ज़्यादा ये कार्बनिक पदार्थ होंगे और इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स भी जुड़े हुए रहते हैं। और हम ज़्यादातर बोलते भी हैं कि कार्बन इज द सीट ऑफ नाइट्रोजन। अगर कार्बन है तो नाइट्रोजन भी है, और नाइट्रोजन है तो सल्फर भी है। तो ये सारे, और साथ ही साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ भी इनका क्लोइंग अटैचमेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है माइक्रोन्यूट्रिएंट का। और जब माइक्रोन्यूट्रिएंट फ्लोरिश होंगे तो नो डाउट इसमें पाए जाने और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट जो इमोबिलाइज फॉर्म है उसको मिनरलाइज कर देंगे, और मिनरलाइज कर देंगे तो हमारे प्लांट को समय पे मिल जाएंगे, जिससे हमको हमारी फसल अच्छी हो। कीड़ा उड़ा को क्या कोई इस पर सर नीम केक जैसे हम डालते हैं तो नीम ऑयल केक में भी बहुत सारे तरह से पेस्टिसाइड, क्या है एक्टिव इंग्रेडिएंट उसमें कौन सा है? एजाड्रेक्टिन सर नाम के राइट। हाँ, अब आप ये बताएं, जो नीम केक और ये सब का तो हो गया, निमेटोड्स का नाम सुने हैं कभी? यस सर। क्या होता है ये? सर निमोटोड सर ये एक पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि इसको हम सूत्रकृमि बोलते हैं। और ये ज़्यादातर इन्फेस्टेशन हमारे यहाँ, अगर हम फसलों के आधार पर बात करें तो जो राइस है, राइस जब हम इसकी सीधी बुआई करते हैं तो निमोटोड का इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम किसानों को बोलते हैं कि निमोटोड के लिए जो भी आपका प्रिकर्सरी डोज है पेस्टिसाइड का वो जरूर डालें। साथ ही साथ नीम जो ऑयल केक है उसमें नहीं तो वो क्या सिम्टम कॉज करता है? सर अरे वहाँ राइस पे का कैसे कह सकते हैं जो ये निमेटोड के कारण ही है? उसके सर जड़ में जो होता है सर वो वहाँ पे गांठ बन जाता है। अच्छा, तो गांठ तो आपको ये लेगुमिनस फैमिली के में भी होता है ना? यस पल्सेज में भी गांठ बनते हैं, यस सर। और इसके गांठ में क्या अंतर है? सर बहुत हद तक तो हमको नहीं, लेकिन पल्सेज के बारे में बता सकता हूँ कि पल्सेज में जो हम गांठ को ये करते हैं उसका गांठ छोटा छोटा होता है, क्योंकि मैं सॉइल साइंस से हूँ, और उसमें रेड कलर का कुछ पदार्थ नहीं होता तो है। उसमें राइजोबियम के कारण। हाँ, और ये सर क्योंकि इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी अच्छा नहीं, मैं ठीक है, जरूर इसको पढ़ूंगा। देख लीजिएगा। नेमेटोड्स पर बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसे भी आता है अभी, ठीक है ना? और दूसरी बात है, जो ये गांठ तो ठीक है, गांठ है किस सूत्रकृमि के द्वारा उत्पन्न होता है? पौधों में गांठ ये लगभग हर क्रॉप पर जाता है, और किसके कारण? ये तो गांठ देखे तो आप बनाए हेट्रोडेरा आई थिंक सर। नहीं, वो रूट नॉट निमेटोड है, मेलाइडोगाइन, ठीक है। मैडम और वो सभी क्रॉप पर लगभग जाता है, इवन ट्री पर भी जाता है, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप में भी होता है, शुगर केन में भी होता है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है, जो आप इसको तो है ईयर कॉकल का नाम सुना है आपने? ईयर कोकल, हाँ, डिजीज ऑफ, यस सर, ये व्हीट का ईयर कोकल डिजीज। क्या होता है उसमें? सिम्टम्स तो सर हमको ज़्यादा जानकारी नहीं, वो एक आध बार आपने सुना है जो कोई पूरा का पूरा फील्ड जो है बाली के जगह इलायची दाना के समान जो है हो गया है, उसमें बाली लगा ही नहीं, वही सूत्रकृमि के कारण, ठीक है। ये भी देख लीजिए। तो कंक्लूड किया जाए, हाँ? कंक्लूड करते हैं। नहीं, कंट्रोल एक बार हो गया तो न रूट नॉट का कंट्रोल हो गया, मैनेज कर सकते हैं वो जो डिफरेंट ये मेथड। कंक्लूड करने के मैं कह बाद रहा हूँ कि कंक्लूड किया जाए। तो ऐसा है सुमन जी, हम लोग का बस चलता तो आज आपका रिजल्ट हम लोग पब्लिश कर देते हैं ऑन बिहाफ ऑफ बीपीएससी। तो एडवांस कांग्रेचुलेशंस विच यू आर गोइंग टू अचीव। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस आपका है, कीप इट अप टिल इंटरव्यू इज ओवर। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कितना साल हो गया पीएचडी में? और 2.5 ईयर। तो और छुट्टी मिल ही जाएगा। और यह बोर्ड
और यह जो मॉक इंटरव्यू का जो बोर्ड है आपको सलाह देगा कि जहाँ आप जा रहे हैं वो आपके जीवन का पड़ाव होना चाहिए, अभी उड़ान बाकी है, और उस उड़ान को परवाज़ देते रहिएगा अपने ज्ञान के शक्ति से और उसकी गति से, क्योंकि अभी आपको और आगे जाना है, ये पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है। और ये बता दीजिए कि किसानों की समस्या भारतवर्ष में जो भी है उस पर यदि भारत सरकार आपसे कहे कि एक प्रस्ताव मुझे किसी एक विषय पर भेजो 10 लाइन में, तो उस 10 लाइन का सारांश क्या होगा जो आप भारत सरकार को भेजना चाहेंगे, बताइए। सर, कृषि एकमात्र क्षेत्र है, आज हम बहुत बात कर रहे हैं सर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे फोरम पे कृषि एकमात्र वो क्षेत्र है जो जीरो नहीं, नेगेटिव कार्बन इमिशन कर सकता है। एकमात्र कृषि में ये पोटेंशियल है। और मैं सरकार को ये कहना चाहूँगा, किसान जो इकोसिस्टम का सर्विस कर रहा है, इसको जरूर से जरूर किसान को पे करना चाहिए, क्योंकि जो हम कार्बन जो सॉइल में डाल रहे हैं, जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, उसका डायरेक्ट ये नेगेटिव पॉइंट है। मतलब हम पॉजिटिव इमिशन कर रहे हैं और किसान उसका नेगेटिव इमिशन कर रहे हैं। नो डाउट सर, उनको कुछ न कुछ उसका पे मिलना चाहिए। और इसके लिए मैं कोट करना चाहूँगा सर डॉक्टर रतन लाल का, मुझे एलुमनी ऑफ माई डिपार्टमेंट HRIRI, वो कहते हैं हमेशा कि जितना हम किसान को पे करेंगे उतना हमारे पृथ्वी उतना बेहतर होगा। एक्ट लोकली एंड से ग्लोबली। चलिए, बहुत अच्छा है। आप चाहें तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर अपने इस प्रस्ताव को एग्जॉस्टिव बना करके भेज सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें नीचे लिख दीजिए दिस इज सजेशन रिटन बाय ए रिसर्च स्कॉलर, है ना। शायद आपको कमेंडेशन मिले, शायद आपको बुलाए कि चलिए इस पर पावर प्रेजेंटेशन कीजिए। इट मे भी ऐसा होता है, हो सकता है। चलिए इसको कीजिए, और जाते जाते आप अपना कोई पोएम सुना दीजिए, क्योंकि आपकी अभिरुचि है। कोई पोएम जो आप लिखे हो, 2 लाइन 4 लाइन सुना दीजिए। आता हूँ सर। खुद को संवारना है खुद के वास्ते, क्या बात। खुद को संवारना है खुद के वास्ते, खुद को हो जाऊं मंजूर, कुछ ऐसा करना है खुद के वास्ते। वेरी गुड, ये आपकी स्वरचित है। यस, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और हम तो यही कहेंगे कि हम अनुगामी उन पावों के संघर्ष लिए जो बढ़े चले, बाधाएं जिन्हें डिगा न सकी जो संघर्षों में अड़े रहे, सर पर मंडराता काल रहे, करवट लेता भूचाल रहे, पर अमिट हमारा नाम है, चलना ही अपना काम है। ऑल द बेस्ट।